न इससे ज़्यादा न इससे कम, न इससे ज़्यादा आने वाला है आपके केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन, न इससे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री हम सब क्लास 12 रसायन विज्ञान, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो पर पहली बार क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो सब पहली बार ही क्लिक करोगे, तो मतलब चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 का 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो 60 की दोष क्या होता है, तो 60 की दोष देखो, एक तो आता है हमारा फ्रेंकल दोष, ठीक है, एक है हमारा फ्रेंकल दोष। यही दो दोष है जो हमारे चैप्टर 1 से पूछे जाते हैं। तो देखो 60 की दोष क्या होता है, यह आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। रिक्तिका मतलब जो खाली रहता है ना, रिक्त रिक्त स्थान समझते हो ना, तो रिक्तिका दोष है। जब एक परमाणु अथवा आयन को, मान लो ये परमाणु है समझो, मान लो फॉर एग्जांपल यह आयन अपनी सामान्य स्थिति से, इसकी सामान्य स्थिति है यानी इसकी वास्तविक स्थिति है, अपने सामान्य स्थिति को छोड़कर मतलब कहीं और चली जाती है, ठीक है, तो एक जालक रिक्तिका निर्मित हो जाती है, उसी को बोलते हैं 60 की दोष। एक फॉर एग्जांपल NCl KCl और ये हमारा क्या है CsCl और AgBr। तो आपको एग्जाम्पल भी जरूर लिखना है, तभी आपको 2 नंबर इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो 60 की दोष क्या होता है कि कोई परमाणु या आयन अपने वास्तविक जगह से लुप्त होकर एक जालक और रिक्तिका में निर्मित हो जाती है, इसको बोलते हैं 60 की दोष। और फ्रेंकल दोष और इससे भी ज़्यादा सिंपल है, इसको नोट करते हुए चलो, और अगर कॉपी पेन लेके बैठे होगे तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो फ्रेंकल दोष क्या होता है, यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है, मतलब यह दोष सिर्फ आयनिक ठोसों द्वारा ही दिखाया जाता है। इसमें लघुत्तर यानी छोटे आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर, मतलब अपने रियल स्थान से, मतलब जहाँ पे रहते हैं वहाँ से स्थापित होकर अंतराकाश यानी किसी और जगह चले जाते हैं। तो यह वास्तविक स्थान पर, मतलब जैसे यहाँ पर हमारा है, ठीक है, अब यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यहाँ पर खाली हो जाता है ना, तो वहाँ पर एक रिक्तिका दोष, और नए स्थान पर क्या हो, जब अंतराकाशी में चले जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अंतराकाशी दोष। इसी अंतराकाशी दोष मतलब उत्पन्न होता है, तो इसी को बोलते हैं फ्रेंकल दोष। दैट इज क्लियर। अब इसका फॉर एग्जाम्पल ZnS AgCl AgBr। अब यह दोष Zn2+ और Ag+ आयन के लघु यानी छोटे आकार के कारण होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही फ्रेंकल दोष में लिख के आना है आपको। अब चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मोलरता क्या होता है, ठीक है, इसके चांस होते हैं, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, और इसका फार्मूला भी हम आपको बताएंगे कैसे करना और कैसे नहीं करना है, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। मोलरता में 2 ही अंतर होता है कि मोलरता में 1 kg और मोलरता में 1 लीटर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोलरता 1 लीटर यानी 1 kg विलायक में, मान लो 1 लीटर विलायक है हमारा, ठीक है, देखो 1 लीटर विलायक हमारा। अब इसमें जितने भी घुले हमारे अणु या मोलो, ठीक है, तो इसी की संख्या को मान लो, इसी की संख्या को बोलते हैं मोलरता। और सेकंड वाले में क्या होता है कि 1 लीटर, मान लो 1 लीटर है, ठीक है। अब इसमें जितने भी हमारे अणु होंगे या मोल होंगे, सभी की संख्या को क्या बोलेंगे हम सब, मतलब अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, मोलरता। सिंपल सा इसका डेफिनेशन लिखो, 1000 ग्राम यानी 1 kg विलायक में घुले विलय के ग्राम अणुओं यानी मोलों की संख्या को उस बिलियन का क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। और मोलरता क्या होता है, किसी बिलियन में 1000 मिली यानी 1 लीटर में घुले विलय के ग्राम अणुओं यानी मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। वेरी गुड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। आप लोग वीडियो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ करके जाना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मोलरता क्या होता है, मोलरता का फार्मूला क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। और इसमें जस्ट अपोजिट होता है, इसमें क्या होता है, विलायक का आयतन, वो भी kg में और इसमें लीटर में। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये फार्मूला जरूर लिख के आओगे आप लोग डिफिनेशन में, ठीक है। अब जो आगे हम सब करने वाले हैं वो है मोलन्स। मोलन्स सिंपल सा होता है कि देखो, मोलन्स का एक ऐसा फंडा है कि मान लो 2 हमारे इसमें A और B है, ठीक है, मान लो C है, तो A की भी मोलों की संख्या इसको चाहिए, ठीक है, और दोनों की मोलों की संख्या, अब तीनों को ऐड करके उसी को बोलते हैं मोलन्स। देखो सिंपल सा इसका फंडा समझो, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक, बिलियन में उपस्थित एक घटक या अयौग एक घटक उपस्थित होगा, चाहे जितने भी मतलब उसमें उपस्थित होंगे, सभी के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक की कुल मोलों की संख्या, मतलब पहले वाले की भी मोलों की संख्या और विलय और विलायक की भी मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, मोलन्स। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम सब विलय मोलन्स यानी X है और विलायक मोलन्स XB। तो इसके पहले अणुओं के मोलों की संख्या, इसके बाद मतलब कोई भी घटक हो उसके मोलों की संख्या n और विलय मोलों की संख्या और विलायक मोलों की संख्या को, इसी को बोलते हैं हम सब मोलस, ठीक है। फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लेना।
अब देखो कौन सा क्वेश्चन, अब पराशर दाब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पराशर दाब क्या होता है? पराशर दाब का आपको डायग्राम यही बना के आना है, ठीक है। पराशर दाब का डायग्राम देख लो, ये प्रेशर है हमारा, जब यहीं से अब इसका डिफिनेशन देख लो, इसके बाद फिर डायग्राम को समझते हैं हम सब, ठीक है। तो इसका जो डिफिनेशन है क्या कहता है, ठीक है, समझो कि कम से कम जब कोई बाहरी दाब जो बिलियन पर, ये जो बिलियन है, ठीक है, इस पर जो लगने वाला, ठीक है, लगने वाला उसका वाष्प दाब, उसके विलायक वाष्प दाब को क्या कर देता है? बराबर कर देता है। या सिंपल सा कर सकते हो कि किसी बिलियन पर जो लगने वाला कम से कम जो पराशर दाब या बाहर का कोई भी दाब, ठीक है, बाहर का कोई भी दाब, उस बिलियन को या उस बिलियन में उसके विलायक के मध्य पराशर दाब को रोक देता है, ठीक है, यहाँ पर रोक देता है, सिंपल सा इसको, तो उसी को बोलते हैं पराशर दाब। इसका डिफिनेशन देख लो कि वह कम से कम बाहरी दाब जो बिलियन पर लगने से उसका वाष्प दाब उसके विलायक वाष्प दाब के बराबर कर देता है, वही हमारा पराशर दाब कहलाता है। अब इसके नियम है कुछ, तो फिलहाल हम एक नियम लिख के आए, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम था, अगर पूछ दे नियम तो आप एक सिंपल सा नियम लिख सकते हो कि जो P यानी जो हमारा प्रेशर है, ठीक है, पराशर दाब, वो सांद्रता यानी C के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो सिंपल से यही लिखना है कि पराशर दाब के नियम बायल वांट हाफ नियम के अनुसार इस ताप पर किसी तनु बिलियन पर, तनु यानी कोई पतला बिलियन, गाढ़ा बिलियन नहीं होगा, ठीक है, तनु बिलियन में पराशर दाब P और सांद्रता C के समानुपाती होता है। ये चीज समानुपाती का होता है, इसका ध्यान रखना। अब देखो क्या है, समपरासी विलयन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इतना ध्यान रखना। समपरासी विलयन क्या होता है? समपरासारी विलयन, तो वे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी यही है अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर पराशर दाब नहीं होता है, मतलब उससे पराशर दाब नहीं होता है, तो तब समपरासारी विलयन कहलाते हैं। 1/2 नियम का लिख देना कि जो P होता है समानुपाती होता है सांद्रता का, ठीक है, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। वाष्प दाब का ऑर्नमन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ, कोई भी अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में, अगर मतलब किसी अवाष्पशील पदार्थ को अगर विलायक में जब घोलेंगे तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। कोई अवाष्पशील पदार्थ है, मतलब किसी मतलब अवाष्पशील, मतलब मान लो इसको जैसे अवाष्पशील पदार्थ, अब इसमें हम किसी विलायक को अगर घोल दिए तो विलायक का जो वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, जिसको ही बोलते हैं वाष्प दाब का ऑर्नमन। ऑर्नमन यानी वाष्प दाब में कमी आ जाती है, किसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है? हमारे विलायक के, ठीक है, तो आपको यही पढ़ना है। अब हिमांक में ऑर्नमन, ये भी बार बार पूछा जाता है, हिमांक में ऑर्नमन क्या होता है, ठीक है, 2 नंबर में ये भी पूछता है। तो किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य को किसी विलायक में घोलने पर, ठीक है, तो विलायक का हिमांक कम हो जाए। सिंपल समझो, हिमांक में ऑर्नमन, या अभी किसमें पूछा था, अभी जस्ट थोड़ी देर, वाष्प में ऑर्नमन पूछे तो समझो कमी आ जाएगी। किसमें कमी आ जाएगी? मतलब विलायक को जब घोलेंगे तो विलायक में ही कमी आएगी। यहाँ पर जो हेडिंग दिया रहेगा उसी को लिखना है कि वहाँ पे कम हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं हिमांक में ऑर्नमन या वाष्प दाब का ऑर्नमन, ठीक है। किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य को किसी विलायक में घोलने पर विलायक का हिमांक कम हो जाता है, हिमांक में इसी कमी को हिमांक का ऑर्नमन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला यम क्या है? हिमांक यम क्या है? विलायकाणुभार 1000 गुणे KF क्या है? हमारा विलायक का मोलर ऑर्नमन, और हिमांक में ऑर्नमन को TF से डिनोट करते हैं, डेल TF, ठीक है, इसको बोलते हैं डेल TF, ठीक है, ओके। राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर या 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में, 1 नंबर में, चांसेस सब में पूछ सकता है। देखो राउल्ट का नियम क्या होता है कि सिंपल सा इसका फंडा है कि जो राउल्ट एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को अगर मिलाने पर मतलब अवाष्पशील, मतलब कोई विलायक में अवाष्पशील विलय को जब मिला देंगे तो जब उससे हमको जो प्राप्त होगा विलयन के मतलब वाष्प दाब का आपेक्षिक ऑर्नमन, उसमें विद्यमान विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के क्या होता है? इक्वल होता है, उसी को बोलते हैं हम सब राउल्ट का नियम। देखो पी नॉट क्या है? विलय का वाष्प दाब, PS क्या है? हमारे विलय का वाष्प दाब, और N क्या है? हमारे विलय का नंबर, और मतलब मोलों की संख्या और अणुओं की संख्या, ठीक है, तो कह सकते हो। तो यही है हमारा, स्क्रीनशॉट लो और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बाकी जो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओ, वहाँ देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा, या तो यूट्यूब चैनल पर जाओ, फिजिक्स का चैप्टर 1 चैप्टर 2 का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सब। और हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है 24 फरवरी को, इसका भी डिटेल में वीडियो हम बना चुके हैं, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी आप सब टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और हिंदी की कॉपी किस प्रकार लिखते हैं जरूर देख के जाना, ओके।